ऑल राइट, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ जो है समझने का अपना अपना नज़रिया है। यानी कि कुछ टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो रिकमेंड करती हैं टू चेक दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन किलो पास्कल यूनिट, और कुछ बुक्स में ये जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ इन द मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो हम दोनों पर्सपेक्टिव से, दोनों नज़रिया जो है हमारा, हम देखेंगे कि आप जो टेक्स्ट बुक रेफ़र कर रहे हैं उसमें कौन सा जो पॉइंट है वो दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है दैट इज़ 100 mmHg, यानी कि 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, रेड कलर के ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो 100 होता है। वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लू कलर वाला ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, इसका है 40 mmHg यानी कि मर्करी। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। उसी तरह हम अगर इमीडिएटली इसको यहाँ पे प्रेशर के यूनिट किलो पास्कल के साथ देखें तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें हमारा 13.3 किलो पास्कल जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में? 13.3 किलो पास्कल। जबकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 5.3 किलो पास्कल। समझ रहे हो ना बात को? तो दोनों तरह के जो पर्सपेक्टिव हैं, एंगल हैं देखने के, बात को समझने के जो नज़रिया है टेक्स्ट बुक्स में दिया जाता है, इंटरनेट के ऊपर प्रेजेंट है। हमारा काम है आपको डिटेल में समझाना, सिंपलीफाई करके समझाना। तो हमें ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ, व्हाट इज़ डाल्टन्स लॉ। डाल्टन का लॉ जो है हमने पढ़ा, हमने एल्वोलाई के बारे में पढ़ा, हमने ट्रैकिया के बारे में पढ़ा, लंग्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ जो हमारी ऑक्सीजन है वो कैसे होती है। तो हमारी जो 100 mm मर्करी पे, 100 mm मर्करी पे जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100 mm ऑफ मर्करी में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑक्सी लिख रहा हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर ओनली, यस प्लीज नोट डाउन, ओनली 0.3 ml, 0.3 ml जो होती है वो हमारी ऑक्सीजन होती है। ये हुई आपके लिए न्यू लर्निंग। न्यू लर्निंग क्या है कि हमारे 100 mm मर्करी वाले जो पार्शियल प्रेशर है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 0.3 ml जो होती है। हमारे ऑक्सीजन की मात्रा 0.3 ml है। ठीक है, अगर हम 100 ml ब्लड ले रहे हैं, प्लीज़ इसको भी समझिए, अगर हम 100 ml ब्लड ले रहे हैं, 100 ml ब्लड में अगर हम चेक करना चाहें, एक जो घर पे हम गिलास यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड साइज़ का, दैट इज़ ऑफ 100 ml, इतना अगर हम ब्लड लेते हैं, इतना अगर हम ब्लड लेते हैं तो इसके अंदर 0.3 ml जो है ऑक्सीजन है। 0.3 ml जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो भी तब होती है अगर हीमोग्लोबिन, जितना भी हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, आपने 100 ml ब्लड लिया और उस 100 ml ब्लड के अंदर जितने भी आरबीसी थे वो सारे के सारे आपने सैचुरेट कर दिए, आपने सभी को ऑक्सीजन से पूरी तरह लोड कर दिया, उनको भर दिया। तब जाके 100 ml ब्लड में 0.3 ml जो है ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। ये ऑक्सीजन गैस हीमोग्लोबिन के साथ जो है कंबाइन करती है और क्या बनाती है, यहाँ पे जैसे ही रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन,
रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में एयर जो है ट्रैकिया में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई से होती हुई एल्वुलाई में आई और यहाँ पे आके एयर ने जो है यहाँ पे आके क्या किया, 13.3 किलो पास्कल का प्रेशर है, ओके, और 100 का हम मरकरी में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आरबीसी में डिफ्यूज कर जाती है। ठीक है जी, क्योंकि आरबीसी में हमारी जो ऑक्सीजन है वो 5.3 है और इधर 13.3 है, ये डिफ्यूज कर जाती है, राइट। तो सारे के सारे अगर हमारे आरबीसी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इनकी जो हमारी सैचुरेशन है वो कितना देगी इनको, हमारा दैट इज 0.3 ml ऑफ जो है हमारी ऑक्सीजन इनको मिलेगी। इसमें क्या निकल के सामने आया, मैं इतना फोकस इस बात पे क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये जो हाईलाइट किया है वो इसलिए किया है कि साफ साफ इस बात से पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हमारी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, ठीक है जी, और 4 हमारे जो हैं आयरन पार्टिकल्स होते हैं, आयरन पार्टिकल्स। तो ये 4 प्रोटीन्स में से 2 तो हमारे अल्फ़ा यूनिट हैं, अल्फ़ा यूनिट, एंड 2 हमारे बीटा यूनिट हैं, ठीक है जी। और हमारी जो ऑक्सीजन है रेड कलर वाली, ये आयरन पार्टिकल के साथ जुड़ जाती है, आयरन पार्टिकल के साथ ऐसे यहाँ पे जुड़ चुकी है, ओके, और ये बना रही है, यस प्लीज़, क्या बना रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये कंपाउंड बनाती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है बहुत ही ज़्यादा हमारा अनस्टेबल जो है कंपाउंड होता है, अनस्टेबल एलिमेंट होता है, और जैसे ही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है डिज़ोल्व होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5.3 है ब्लू कलर में, ठीक है जी, और एल्वुलाई में कितनी है 13.3, तो काफ़ी जो है फ़र्क है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज़ कर जाएगी, हमारी ऑक्सीजन जो है यहाँ पे डिफ्यूज़ कर जाएगी, हीमोग्लोबिन इसको कैरी कर लेंगे, राइट। तो जैसे ही ये हीमोग्लोबिन से भरा हुआ हमारा ये जो हम बना रहे हैं ऐसे सर्कल से, ये हमारे आरबीसी हैं, तो ये आरबीसी हमारे पहुंच गए जी, यस प्लीज़, कहाँ पहुंच गए, ये मैं आरबीसी बना रहा हूँ, चलो आपने यहाँ पे देख लिया रेड कलर के आरबीसी ब्लड में पहुंच रहे हैं, और ये किसके साथ फुली लोडेड है, ऑक्सीजन के साथ। अब इसमें ऑक्सीजन जो है 13.3 है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जितनी ऑक्सीजन यहाँ पे आती है उसमें से 97% ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, राइट। 100% कभी शिफ्ट नहीं होती एल्वुलाई से, बिकॉज सारे आरबीसीज को यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो ऑक्सीजन को लोड कर सकें, बट 97% हैव द चांस टू गेट सैचुरेटेड एंड लोडेड विद ऑक्सीजन, राइट। तो अब ये हमारे जो आरबीसी हैं, ये हमारे आरबीसी यस ऑक्सीजन लेके टिश्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस हमने यहाँ पे देखा कि एयर का ट्रैकिया में आना, उसके बाद यस प्लीज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन एल्वुलाई। एल्वुलाई को हमने यहाँ पे बना रखा है, और एल्वुलाई में प्रेजेंट है एयर, एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, कितने प्रेशर पे 13.3 या फिर 100 mm ऑफ मरकरी, ठीक है जी। तो ऑक्सीजन अब आरबीसी में शिफ्ट हो चुकी है। अब ये ऑक्सीजन हमारी, ये जो प्रोसेस हमने देखा, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये हमारी रेस्पिरेशन जो है ये हमारे लंग्स में चलती है। एल्वुलाई कहाँ पे प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है, तो ये लंग्स में चल रही है, और इतने टाइम तक हमारी डायफ्राम के जो मसल्स हैं ये बैक जो है रिलैक्स कर जाते हैं। जब हमारी डायफ्राम के मसल्स नीचे की तरफ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थोरेसिक कैविटी बड़ी हो जाती है, एयर जो है बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट होती है, राइट। अब जो ये हमारी डायफ्राम है, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, सारे के सारे एल्वुलाई
1.5 करोड़ 1.5 करोड़ जो एल्वोलाई हैं, दोनों लंग्स में 3 करोड़ जो एल्वोलाई हैं वो श्रिंक होंगे और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी आउटर एनवायरनमेंट में शिफ्ट जो है वो कर जाती है, राइट। अब ये था हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नाउ ये जो हमारा ब्लड है पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा चलना शुरू हो चुका है पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी में जो हमारे टिश्यू हैं, जो हमारे टिश्यू हैं, कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, बॉडी के सारे ऑर्गन्स अल्टीमेटली सेल्स के बने हुए हैं। हमें ये पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट, इसीलिए सेल्स का लगवाया जाता है सिलेबस में। तो सेल्स जो हैं लगातार काम कर रहे हैं फैक्ट्री की तरह। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो जहाँ पे मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा सेल्स काम करेंगे भाई, वहाँ पे बनेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल्स के अंदर अभी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है? 5.8। बट जो हमारा ये ब्लड आया है इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? दैट इज 5.8 यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी है? 5.3। सो इसको मैं अभी क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी वेन के साथ पूरी बॉडी के सेल्स के पास पहुंचता है, तो सेल्स में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज 5.8 किलो पास्कल प्रेशर में है, और हमारे जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें कितनी है? 5.3। तो यहां पे अगेन 0.5 का डिफरेंस है, जिसके कारण मिलियंस ऑफ सेल्स की कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स वो सेल्स से सीधा आरबीसी की तरफ जो है शिफ्ट हो जाती है। मिलियंस ऑफ सेल्स की कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस 0.5 किलो पास्कल के डिफरेंस के कारण सेल्स में हीमोग्लोबिन में शिफ्ट हो जाती है। अब ये हमारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं बल्कि किसके साथ लोडेड है? यस प्लीज, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे अगर हम ऑक्सीजन का लेवल देखें तो दैट इज 5.3, बट जो हमारा ब्लड आ रहा था उसमें कितनी ऑक्सीजन है? 13.3। तो ऑक्सीजन यहां से ऐसे डिफ्यूज हो जाती है, ऑक्सीजन यहां से ऐसे इंटरस्टिशियल स्पेस के थ्रू, यहां पे इंटरस्टिशियल स्पेस है, आर्टरीज, वेन्यूल्स और सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के थ्रू हमारी ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे अनलोड हो जाती है, इनकी तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि सेल्स में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है कम, 5.3, आ रहे ब्लड में है 13.3। अब सेल्स तो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। ऐसे कौन कौन से सेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं? मायोकार्डियम लेयर के सेल्स, किडनी के सेल्स, लिवर के सेल्स, एंड सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करने वाले सेल्स में पहले जो है 2 नंबर पे आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे आते हैं, दे आर न्यूरॉन्स एंड रॉड एंड कोन सेल्स ऑफ द रेटिना। ये जो हमारे सेल्स हैं बिल्कुल भी ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमने ये भी स्टडी किया है कि इन वाइटल ऑर्गन्स को नेचर ने ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा दी है। हार्ट के मसल्स को सबसे पहले खुद कॉर्नरी आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है, उसके बाद कैरोटिड आर्टरीज ब्रेन की तरफ ब्लड लेके जा रही हैं, और रास्ते में हमारे आईज प्रेजेंट हैं। जो हेपेटिक आर्टरी है वो लिवर को ब्लड सप्लाई कर रही है, रीनल आर्टरी अरोटा की ब्रांच किडनी में ब्लड सप्लाई कर रही है, और मसल्स भी कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की डिमांड में रहते हैं। तो सारी बॉडी को जब ऐसे ऑक्सीजन मिलती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। सो व्हाट डिड वी सी? We see that according to Dalton law and according to Boyle's law, जो कोई भी गैस होती है वो अपने पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कि डिफ्यूज करती है फ्रॉम दी हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सिमिलरली उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूसली सेल्स की मेम्ब्रेन्स के थ्रू डिफ्यूज जो है वो करती रहती हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना बात सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? और यहां में हमारे सीन में यहां की स्टोरी तक जो हमने देखा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा हीरो बन के निकला वो है हमारा हीमोग्लोबिन। दैट इज वाई स्टूडेंट्स, जब आप डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ते हो, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ते हो, आयरन रिच डाइट, आयरन के साथ ही हीमोग्लोबिन बनता है, आयरन डेफिशिएंसी डाइट के कारण होने वाला क्या पढ़ते हो डिजीज, उसका नाम क्या है? यस प्लीज, दैट इज अनीमिया। अनीमिया, खून की कमी। ठीक है, जिसके ऊपर हमारी अलग से वीडियो जो है मेडिकल सर्जिकल में प्रेजेंट है, अनीमिया। तो आपने देखा कि अनीमिया होता क्या है? अनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी है जिसके कारण सेल्स का हाइपोक्सिया हो जाता है। प्लीज नोट इट डाउन, सेलुलर हाइपोक्सिया इसको बोला जाता है। अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल्स आरबीसी प्रॉपरली ऑक्सीजन कैरी नहीं करेंगे। बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। विदाउट ऑक्सीजन, मैंने जिनका नाम बताया वो वाले ऑर्गन्स जो हैं उनको तो डायरेक्टली जो है कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, माइटोसिस के ऊपर, सेल डिवीजन के ऊपर, और माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स के काम नहीं कर पाते। राइट, समझा आपने सभी ने क्लियरली? तो हमने देखा कि कैसे ये जो गैसेस हैं इक्विलिब्रियम में जो है डिफ्यूज होती हैं। जितनी यहाँ पे आई है 13.3 उतनी ही हमारे सेल्स की तरफ ये माइग्रेट करेगी, शिफ्ट करेगी। और आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे एक बार फिर सेल्स ने जो है ऑक्सीजन को यूज किया। ठीक है जी, प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट। सेल्स ने इसको यूज किया, ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यूज देखिए, यानी एक बार फिर ये ब्लू कलर के जो हमारे कॉलम्स हैं ये आपस में ऐसे मिल जाते हैं। एक बार फिर जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा। इन दिस वे ब्लड इज कंटिन्यूअसली 24 आवर्स 7 डेज ए वीक, 24 घंटे और 7 दिन जो है पल पल इसको एक्सचेंज के थ्रू फिल्टर किया जाता है। लंग्स क्या है? लंग्स आर नथिंग, लंग्स आर पैसेज वेज। मेन हीरो कौन है जहां पे गैस एक्सचेंज हो रहा है? दैट इज एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू ये सारी डिफ्यूजन होती है। और ऑब्वियस है सबसे बड़े हीरो एल्वियोलाई, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हीरो हमारे दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे हमने देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, दैट इज इनके बिना प्रॉपर जो है डिफ्यूजन जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगी और हमारी जो ऑक्सीजन है वो सेल्स तक नहीं पहुँच पाएगी। जब हम बात करते हैं जाते जाते कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड क्या यहाँ पे सीधा ऐसे पहुँच जाती है एल्वियोलाई में? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें एक अलग से जो है अपना कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। तो हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं, बाइकार्बोनेट जो आयंस हैं वो क्या करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत स्मॉल अमाउंट जो है, ठीक है, ये हमारे ब्लड में प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये जो है उन्होंने स्टडी किया होता है कि आरबीसी कैरी ऑक्सीजन एंड आरबीसी कैरी, यस प्लीज, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात एक हद तक ठीक है। आरबीसी जो हैं हमारे ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन्स जो हैं, बीटा चेन्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड कर लेती हैं। ओके, बाइंड कर लिया तो अब ये क्या बनाएगी? अब ये बनाएगी कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन नाम का HB लिखा है मैंने पीछे, कंपाउंड बनाएगी।
ये तो बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट हुई है। ठीक है, कुछ जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के थ्रू मूव करती है। ठीक है, कुछ आरबीसी के थ्रू मूव कर रही है, कुछ हमारी प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर मूव कर रही है। प्लाज्मा में कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके चलती हैं। अब आता है असली हीरो, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई तक लेके आता है और बॉडी से बाहर निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वी कैन से 2/3, 2/3, अगर 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उनमें से 2 तो ये हमारा हीरो जो है वो बाहर उसको एक्सहेल कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। दिस हीरो इज बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो क्या हैं? जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वाटर के साथ डिसॉल्व होने की कोशिश करती है तो ये बनाती है H2CO3। H2CO3 बनाती है, यानी कि हमारा कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी पानी में घुलेगी कार्बोनिक एसिड बनाएगी। ठीक है जी, तो ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये हमारा कार्बोनिक एसिड, इसका सबसे पहले आपने जो है हमारा सीरम लेवल याद रखना है, ब्लड प्लाज्मा लेवल। तो कार्बोनिक एसिड को आपने कार से याद रखना है कि सही उम्र जो है कार लेने की वो 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 लीटर में 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा कब बनेगा? अगर बॉडी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में प्रेजेंट वाटर में डिसॉल्व होगी और कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब ये कार्बोनिक एसिड में एक खूबी है, एक क्वालिटी है, एक फीचर है इसका कि ये रिवर्सिबली, यानी कि वापस एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में जो है ये ब्रेक डाउन हो सकता है। ये ब्रेक डाउन जो है हो सकता है इसका, इसीलिए शायद कुदरत ने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व होने की जो खूबी है वो दी है। बट इसमें यहाँ पे हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। अपना जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम है जो ये हमारा कार्बोनिक एसिड बनाता है। राइट, तो हमने देखा कि एल्वियोलाई के पास जाके ये हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है क्या कर रहा है, ये कार्बोनिक एसिड में से वाटर को सेल्स के अंदर ही रखता है और CO2 को बाहर निकाल देता है। इसके साथ हमारे बॉडी में एक और काम कंप्लीट होने में भी हेल्प मिलती है, दैट इज टू मेंटेन दी बफर सिस्टम। बफर सिस्टम जो है यहाँ पे मेंटेन रहता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारे आरबीसी भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, हमारा प्लाज्मा भी बाहर निकाल सकता है, बट मेजर पार्ट जो है दैट इज रिमूव्ड बाय, यस प्लीज, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है ये काम कर सकता है। और कार्बोनिक जो हमारे क्या बोलते हैं हम कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट कार्बोनिक एसिड आरबीसी के अंदर एंटर करता है तो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये वाला जो हमारा एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये वाला जो एंजाइम है हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कार्बोनिक एसिड आरबीसी सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है जी, और यहाँ से बाहर आता है क्लोरीन। क्लोरीन का बाहर आना, इसको बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट। अब मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है जी।
हमने पढ़ा है +1 +2 में हायर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में बफर सिस्टम कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है, ब्लड एसिडिक हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है। तो मान लीजिए कि ऑक्सीजन की ज़बरदस्त कमी हो चुकी है, हमारा जो पेशेंट है, पर्सन है, इंडिविजुअल है, ये हाइट पे प्रेजेंट है, पहाड़ी के ऊपर प्रेजेंट है, पानी में डूब चुका है, ऑक्सीजन कमरे में आग लगी है तो ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियस है गैस एक्सचेंज नहीं होगी यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी। ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कहाँ पे जा रहा है? सेल्स के बीच में। कौन से सेल्स के बीच में? आरबीसी के बीच में। समझ रहे हो ना बात को? आरबीसी में जो है हमारा कार्बोनिक एसिड एंटर कर चुका है और जैसे ही हमारा कार्बोनिक एसिड आरबीसी के अंदर एंटर करता है तो बाहर निकलती है क्लोरीन। ये क्लोरीन हमारी जो है एसिडोसिस को, प्लीज नोट इट डाउन, एसिडोसिस को कम करने का काम करती है। दैट इज वाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड बफर सिस्टम, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस को, यहाँ से हाइड्रोजन आयंस को ये जो हमारी क्लोरीन है ये अब्जॉर्ब कर लेती है, इक्विलिब्रियम बनाने का काम करती है। इक्विलिब्रियम बनेगा तो ब्लड एसिडिक नहीं होगा, ब्लड एसिडिक नहीं बनेगा तो कई सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, हमारे अमीनो एसिड्स हैं, उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो है वो सरवाइव कर जाएगी। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में क्यों डेंजरस है? क्योंकि हमारा ब्लड एसिडिक होने के बाद कई सारे एंजाइम्स की जो है डेथ हो जाती है, अमीनो एसिड्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे सेल्स का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, जिसके कारण बहुत जल्दी 5 से लेके 9 सेकंड 10 सेकंड तक जो है हमारी डेथ जो है हो सकती है। इट कैन प्रूव वेरी वेरी फेटल। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे हाइड्रोजन हमारा जो कार्बोनिक एसिड है ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही क्रूशियल है। आपको टेक्स्ट बुक्स में जो सिंपल टेक्स्ट बुक्स होती हैं अनाटॉमी की, उसमें आपको ये कंसेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा, बोला जाएगा। हो सकता है कि बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंडर इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन हो, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, हायर बुक्स जो होती हैं, उनमें ये समझाया जाए। बट मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ब्लेंडिंग कर दी। जैसे ही आपको ये बताया मैंने कि डिफ्यूज़न होती है, उसी टाइम मैंने ये भी डिस्कस करना सही समझा कि आपको ये भी पता हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलती है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के थ्रू बाहर निकलती है। ये भी ट्रू है बट बहुत कम निकलती है। मेजर पार्ट इज कैरिड बाय, यस प्लीज, बाय कार्बोनेट आयंस। उसके पीछे सीक्रेट क्या है? टू प्रिवेंट दी एसिडिटी, टू प्रिवेंट दी एसिडोसिस ऑफ दी ब्लड। ब्लड को एसिडिक बनने से प्रिवेंट करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं और क्लोरीन इसको आके जो है बफर सिस्टम का काम करती है। तो ये हमारा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये इसको अंदर भेजने में हेल्प करता है। तो ये हमारा जो फ्रेंड है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है जी, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आरबीसी में प्रेजेंट है। ओके, आरबीसी में प्रेजेंट है। कहीं और भी प्रेजेंट हो सकता है, ये प्रेजेंट हो सकता है हमारी किडनीज में। तो किडनीज भी एक ऐसा ऑर्गन है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की हेल्प के साथ हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालने की कोशिश करेगा यूरिन के थ्रू। यस, यू गेट इट वेरी राइट, यूरिन के थ्रू इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो दो हमारे ऐसे ऑर्गन्स, लंग्स जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालने का। ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट हो सकता है कई स्टूडेंट्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं कि लंग्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालते हैं। सेकेंड मेजर रोल इज प्लेड बाय दी रीनल ट्यूब्यूल्स और किडनी ट्यूब्यूल्स, जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हमारी पीसीटी एंड डीसीटी। तो नेफ्रॉन में प्रेजेंट है पीसीटी एंड डीसीटी। तो ये जो है हमारी पीसीटी एंड डीसीटी ये भी हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल सकती हैं। इससे हमारी किडनीज
ब्लड का एसिडोसिस होने से रोकती हैं। समझ रहे हो ना बात को, कितनी ये इंपॉर्टेंट बात है, कितनी कॉम्प्लेक्स थी, बट हमने इसको समझने की कोशिश की। आप ये 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आखिर में बताए हैं, इनको प्लीज़ रिपीट करके समझिए, अपने पर्सनल नोट्स बनाइए, बुक को रेफ़र कीजिए, तो आपको ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन द near the alveoli. We will not say in the alveoli, near the alveoli. हाइड्रोजन आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह बहुत कम मात्रा में आरबीसी जो है हमारे वो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहे हैं, और बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पे प्ले कर रहे हैं हमारे, दैट इज यस प्लीज, ये कर रहे हैं हमारे हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस कब बनते हैं? ये बनते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में डिसॉल्व होती है। वाटर कहाँ पे है? वाटर ब्लड का 70% पार्ट है। वाटर जो है ब्लड का 70% पार्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, किस तरह एल्वोलाई में के पास जो है डिफ्यूजन होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंस के कारण ये चीज़ हो रही है। इसके अलावा हमने ये भी देखा भी कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारे गैस एक्सचेंज को इफेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात को देखा कि हमारे आरबीसी ओनली 1% ही कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, बट मेजर पार्ट इज कैरिड अवे बाय बाइकार्बोनेट आयंस जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसे लगा और आपको इसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन मिली और आपको क्यों जो है क्या न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। इन द डिस्कस व्हाट हाउ द ब्रीदिंग इज रेगुलेटेड। क्या हम बैठे बैठे एकदम से तेज सांस लेने जो है शुरू कर देते हैं, या फिर हमारे सांस जब तेज होते हैं फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में, जब हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तब एकदम से क्यों हमारे जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो स्लो नहीं हो जाता, और कैसे एक हम जो है पूरा दिन आराम से सांस ले पाते हैं? क्या इसके पीछे कोई मैजिक है या इसके पीछे कोई नर्वस सिस्टम का रोल है? तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ जो है हमारी ब्रीदिंग बाय द नर्वस सिस्टम। आई होप दिस वीडियो माइट हैड प्रूव्ड यूजफुल फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज मेडिकल स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।